जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है सभी का बारी बारी से सोल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर 2017 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का उसका सोल्यूशन देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा है जो कि शून्य को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 2/0। 2/0 का अर्थ होता है जब भी किसी संख्या के बट्टा में 0 रहे वो अपरिभाषित को दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पर 0 × 0 बराबर 0 होता है, 1 × 0 बराबर 0 होता है। 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, 0 में जब 2 से भाग देंगे तो 0। तो यहाँ पर ये बी सी डी ये तीनों के तीनों 0 को दर्शाता है। बाकी यहाँ पर जो ए है ये अपरिभाषित है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। पढ़ना शब्द किस प्रकार का क्रिया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सकर्मक क्रिया, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और राजस्थान। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। तो तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं केरल, बिल्कुल ही सही जवाब है। केरल जो है वो देश का 70% है जो कि रबर उत्पादन करता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बोहर, बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी नील्स बोर ने ये कहे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है, a+b के होल स्क्वायर प्लस a-b के होल स्क्वायर का मान कितना होगा। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए कि 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए a+b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। और a-b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। एक तरफ +2ab है और दूसरे तरफ -2ab है। तो +2ab से -2ab कर ख़त्म हो जाएगा और दोनों तरफ हो जाएगा 2a² और 2b²। इनमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2a² + 2b²। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, त्वरण की, वेग की, शक्ति की, ऊर्जा की। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ऊर्जा का, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न के भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 8 प्रश्न है कि लार्वा के कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वृद्धि, क्षयांतरण। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं क्षयांतरण, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में
डंपिंग का क्या अर्थ होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ होता है? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, इसको डंपिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध और कबीर। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गौतम बुद्ध, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो महावीर जी हैं, ये वर्धमान महावीर इनका पूरा नाम है और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। और गुरु नानक जी है जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि माला लुक से प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनेम्स ऑफ द वर्ड से प्रीटी एज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है माला लुक से प्रीटी, यहाँ पर जो इस सेंटेंस में यूज किया गया है प्रीटी, इसका आपको एंटोनेम्स यानी विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द बताना है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, प्रीटी का अर्थ होता है सुंदर और इसका एंटोनेम्स हो जाएगा अगली मतलब होता है क्रूप। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगली। प्रीटी मतलब होता है सुंदर और अगली मतलब होता है क्रूप। और साइन मतलब होता है चमकना। रफ मतलब होता है असभ्य या खुरदरा। और टाइट मतलब होता है कठोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, उच्चतम न्यायालय, नौकरशाही और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो CVC। इसकी स्थापना 1964 में किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर का, यूरेनियम का, कोयला का और बॉक्साइट का। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न के वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? प्रयोगात्मक, राजनैतिक, थीमेटिक और भौतिक। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, थीमेटिक, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड आप कर सकते हैं और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपको परफेक्ट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने 15 नंबर के, आर्यभट्ट एक महान डैश थे, राजनीतिज्ञ थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, प्रशासक थे और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एक खगोल शास्त्री तथा गणितज्ञ थे, बिल्कुल ही सही जवाब है। इन्होंने आर्यभट्ट है जो कि दशमलव प्रणाली का आविष्कार करने वाले गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। ये मात्र 23 वर्ष के उम्र में गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित शोध करके एक आर्यभट्टियम पुस्तक लिखा था, याद रखिएगा, 23 वर्ष के उम्र में। और ये किसके समक्ष थे? तो ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समक्ष ये थे। कौन थे? तो ये आर्यभट्ट। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है, बेहद ही सिंपल प्रश्न है, m/2 - 2 = 6, तो m का मान ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर m/2 है तो इसको बट्टा का माइनस करेंगे तो
यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा m-4, और ये 2 उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी m बराबर हो जाएगा 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मे पर बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके लिए जो कारक होता है, कारक टोटल 8 होता है, इसका सभी का चिन्ह बता देते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से कार्ता कारक होता है, उसका ने चिन्ह होता है, यानी कार्ता ने, यानी राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर ने जो है ये कर्ता कारक है, और रावण को, तो को यहाँ पर है जो कि कर्म कारक है। तो कार्ता ने कर्म को करण से असंप्रदान को के लिए, और अपदान से जुदाई, यानी जो अपदान होता है, जैसे कि जो करण रहता है, करण में भी से रहता है, और जो अपदान होता है उसमें भी से रहता है, लेकिन जो अपदान होता है उसमें जुदाई के बात किया जाता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो यहाँ पर जो पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है, यहाँ से पेड़ से वो अलगाव हो रहा है, उसका संबंध जो रहता है वो का के की रा रे री रहता है, और अधिकरण में पे पर होता है, और संबोधन होता है वो हे अरे अजी रहता है। तो ये 8 है कारक रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और इसका द्रव्यमान है जो कि 32 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ये परमाणु संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या हो सकता है, या परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हो सकता है, या परमाणु के जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, इसका योग हो सकता है, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। तो यहाँ पर जो टोटल द्रव्यमान है उसमें से हम ये परमाणु संख्या को माइनस कर लेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगा। तो 32 में से 16 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ही ट्रेवल्स डैश कार, बाई कार, विथ कार, एट कार, ऑन कार। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी ही ट्रेवल्स, और ट्रेवल करता है बाई कार, यानी कार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, बी है उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, सी है ग्राहकों की शिकायतों को सरल और द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए, और डी है उपयुक्त में से सभी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी ए बी सी तीनों कार्यों के लिए उपभोक्ता कानून 1986 को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि शेषव शब्द कौन सा संज्ञा पद है। भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शेषव शब्द कौन सा संज्ञा है। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल ही सही जवाब है। जिस संज्ञा से भाव का, गुण का, क्रिया का या नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, उदासी, खुशी, शेषव, बुढ़ापा, जवानी, ये सब है जो कि भाववाचक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। महानदी पर, दामोदर नदी पर, गंगा नदी पर, और कोसी नदी पर। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, महानदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये किस राज्य का नदी परियोजना है। तो ये हीराकुंड जो नदी परियोजना है उड़ीसा राज्य का स्थित एक बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका जो हाइट है वो कितना है, तो 4800 मीटर है। याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा, और कोयला। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में देखा जाता है। कर्क रेखा से एक प्रश्न हमेशा रखा जाता है, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए, कर्क रेखा है जो कि भारत को बीचों बीचों काटती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सभी का हम पश्चिम से पूर्व दिशा में जान लेते हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा कौन सा है, तो यहाँ पर दिया गया एक्स्ट्रा है जो कि उड़ीसा है। उड़ीसा से नहीं गुजरता है। बाकी यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, ये तीनों से कर्क रेखा गुजरता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एक और प्रश्न बनता है कि भारत की वह कौन सा नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न की समीकरण V बराबर U प्लस AT क्या जानकारी देता है? वेग स्थिति का एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है, वेग स्थिति समय का एक फंक्शन है और स्थिति समय का एक फंक्शन है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी वेग समय का एक फंक्शन है, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो भी है ये एक अंतिम वेग है और u है जो कि आरंभिक वेग है, a है जो कि त्वरण है और t है जो कि इसका टाइमिंग है। तो यह वेग समय का एक फंक्शन है। देखिए, गति के गैलीलियो के द्वारा गति का समीकरण दिया गया था, 3 समीकरण दिया गया था जिसको हमेशा याद रखना है आपको। एक पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर जो कि स्थिति और समय का संबंध बताता है, v बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और एक तीसरा समीकरण दिया गया है वह है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वेग और स्थिति का समय संबंध बताता है। जो तीसरा समीकरण क्या है? तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वेग स्थिति का संबंध बताता है। तो ये तीनों समीकरण आप याद रखिएगा, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। यहाँ से प्रश्न आपको न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाएगा। 26वां प्रश्न है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह किसने कहा था? नेहरू ने, जाकिर हुसैन ने, महात्मा गांधी ने और इंदिरा गांधी ने। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा था? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, महात्मा गांधी, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही, बी है महत्वपूर्ण निर्णय लेना, सी है शक्तिशाली शासन चलाना और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी नागरिकों के प्रति जवाबदेही, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रथम साधन कौन सा है? यानी प्रश्न बोला जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? राजमार्ग, जलमार्ग, रेलवे और एयरवेज। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राजमार्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और भारत के टोटल जितना जनसंख्या है उसका 40% भार है जो कि राजमार्ग के द्वारा यातायात होता है। किसके द्वारा? तो राजमार्ग के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? बारी का, समुद्र का, दूध का और अमृत का। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, समुद्र का, बिल्कुल ही सही जवाब है। और समुद्र का अन्य पर्यायवाची जान लेते हैं। समुद्र का अन्य पर्यायवाची हो जाएगा सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, निर्निधि, पयोधी, बारिश। ये है जो कि
समुद्र का कुछ पर्वतीय शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। तेल पानी में मिल जाता है, स्टोन पानी में घुलनशील है, सी है पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी होता है, और डी है चीनी पानी में घुलनशील है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो तेल पानी के अंदर कभी नहीं मिल सकता है, स्टोन यानी पत्थर है जो कि पानी में कभी घुलनशील नहीं हो सकता है, पत्थर कभी पारदर्शी नहीं हो सकता है, और कांच यहाँ पर अपारदर्शी दिया गया है, और यहाँ पर चीनी पानी में घुलनशील है, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी कथन है बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस सेशन में हम टोटल 30 प्रश्न देखे, बाकी का जो प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।